हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे लिए आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है जिसे मेटरोलॉजी कहते हैं उसको हम लोगों ने समाप्त किया है। अब शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर, मतलब पी ब्लॉक तत्व। स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक तत्व शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात जो कि 11 क्लास से रिलेटेड है मैं करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पी ब्लॉक तत्व को बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो आइए कुछ फंडामेंटल बात की बात करते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर होता है ना, थोड़ा उसकी संरचनाओं को संक्षेप में समझने की कोशिश किया जाए। ये देखिए, ये रहता है, इस तरह से रहता है आपका, कुछ हद तक पीरियोडिक टेबल होता है। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें मुझे क्या बात याद रखनी है, तो आइए समझते हैं। कुछ इसी जैसा आपका पीरियोडिक टेबल है। यहां पर लिखा रहेगा 1 2 3 4 .12 तक, और यहाँ है 13 14 .18 तक। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 ये उसी का हिस्सा है। अब आइए कुछ और बात करते हैं, थोड़ा चौक दूसरा ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि ये वाला जो हिस्सा है इतना, इसको कहते हैं एस ब्लॉक। आप सबको याद होगा, संभवतः मुझे पूरा यकीन है, लेकिन क्या करूं, मैं टीचर हूं, मेरा दिल नहीं मानता। मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर से इसको करूं। इस बीच वाले हिस्सा को प्यार से हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलिए। डी ब्लॉक है ये है डी ब्लॉक। और ये वही ब्लॉक है जिसकी चर्चा हम आपसे आज करने वाले हैं। इसको कहते हैं हम लोग पी ब्लॉक, और दिस वन इज एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2-3 बातें मैं लिखना चाहूंगा। आप देख पा रहे हो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने होते हैं, तो 18। तो आवर्त सारणी में ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी मैंने आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। आवर्त सारणी में कुल वर्ग माने ग्रुप 18 हैं। आवर्त कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, ये आवर्त है। आवर्त सारणी में कुल आवर्त आपको दिख ही रहा है, 7 हैं। अब आइए, इसको कहते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने हैं, तो ये आवर्त सारणी में कुल ब्लॉक, तो ब्लॉक की संख्या है 4। जिस 4 ब्लॉक को आप SPDF के नाम से जानते हैं, देखिए ये है, एक है SPDF। अब आइए दूसरी चीज, एस ब्लॉक धातुओं का है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो एस ब्लॉक में धातु होते हैं। उसी तरह से डी ब्लॉक कंप्लीट मेटल है स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये मेटल्स है। यहाँ पर क्या है, ये भी मेटल है, लेकिन ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को छोड़ के ये भी मेटल ही है। और यहाँ पर तीनों है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड। यहाँ पर मेटल है प्लस नॉन मेटल है और साथ में मेटल वाइड है, मतलब उपधातु है। तो इस तरह से आपने देखा कि आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग हैं, आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है, और कुल ब्लॉक की संख्या कितनी है, 4 है। मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, तो पी ब्लॉक की। तो अगर मैं पी ब्लॉक के बारे में कुछ और बातें लिखूं, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो अगर पी ब्लॉक के बारे में हम कुछ और बात लिखें, तो पी ब्लॉक आवर्त सारणी के सबसे दाएं छोर पर, देखिए सबसे दाएं है
पी ब्लॉक आवर्त सारणी कहाँ है बोलिए? आवर्त सारणी के राइट साइड में है, सबसे दाएं छोर पर है, पहली बात। दूसरी, पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग के तत्व शामिल है स्टूडेंट्स, देख के बताइए। तब तक मैं इसको लिख रहा हूं, आप बोलिए। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या, बोलिए कहां से कहां? 13 से 18 तक के तत्व शामिल हैं। एक और मजेदार बात बता रहा हूं आपको। पी ब्लॉक जो है, उस ब्लॉक में धातु और धातु और उपधातु तीनों हैं। पी ब्लॉक में धातु प्लस अधातु प्लस उपधातु तीनों हैं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु है, अधातु है और उपधातु है। और एक और मजेदार बात, पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एक लौता ब्लॉक है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में तत्व है। एक बार फिर से रिपीट करें, इस पूरे आवर्त सारणी का पी ब्लॉक ही एक ऐसा तत्व है जहां पर तत्व ठोस रूप में है, द्रव के रूप में है, गैस के रूप में है। आप सोचिए कौन तत्व ठोस, कौन द्रव, कौन गैस। तब तक मैं लिख रहा हूं। पी ब्लॉक में तत्व ठोस, द्रव, सोच लिए, एवं गैस के रूप में, गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। मतलब कुछ तत्व जो हैं ठोस हैं, कुछ द्रव हैं और कुछ है गैस हैं, पाए जाते हैं। एक और खास बात, एक इंटरेस्टिंग बात, जो पी ब्लॉक है उसमें एक ऐसा तत्व है जो पी ब्लॉक का नहीं होना चाहिए था अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बना दे तो। कुछ समझ में आ रहा है मैं किसके बारे में इशारा कर रहा हूं? तो पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलिए स्टूडेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो याद है आपको, NS2NP6, 6 नहीं 126 होता है। मतलब ये हुआ कि लास्ट NS2NP6, यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 से लेकर 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी ब्लॉक में। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े 6 और 2 8 हो जाएंगे। इस तरह से अगला जो इसमें जो बात कह रहा था, इसका जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, देखिए वो है हीलियम। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे स्टूडेंट, तो 1s2, परमाणु संख्या 2 होते हैं ना, तो एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, लेकिन ये एस ब्लॉक का तत्व नहीं है। ये जो है आपका पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं ये पी ब्लॉक एलिमेंट है? क्योंकि इसके सारे गुण पी ब्लॉक से मिलते जुलते हैं। तो फिर आखिर हमने इस ब्लॉक की तरफ इशारा क्यों किया? क्योंकि पी ब्लॉक का डेफिनेशन भी दिया जाता है स्टूडेंट्स, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है उसको पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख भी दूंगा, यहाँ थोड़ा सा जगह है। वे तत्व, आप कोई भी तत्व ले लीजिए,
और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में प्रवेश किया, p ऑर्बिटल में प्रवेश कर गया, देन किस ब्लॉक का वो तत्व होगा? p ब्लॉक का तत्व होगा। तो ये लिख देते हैं, यही लिख दें, क्या डेफिनेशन है p ब्लॉक तत्वों का, यहां लिख रहा हूं। वे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में प्रवेश करता है, p ब्लॉक तत्व कहलाता है। सिंपल सा है, वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में प्रवेश कर जाए। इस आधार पे तो इस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश किया, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद में है। ये इस ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये p ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, एक बात और बता दें कि p ब्लॉक में ही सारे जो नोबेल गैस हैं मौजूद हैं। सभी नोबेल गैस कहाँ मौजूद हैं? p ब्लॉक में मौजूद हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व p ब्लॉक का नहीं है? ये 4 चॉइस में से एक ऐसा तत्व है जो p ब्लॉक का नहीं है। तो आपको ये पता लगाना है। तो सिंपल सा मेथड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और पता चल जाएगा बहुत ही इजीली कि ये p ब्लॉक का है अथवा नहीं है। तो मैं इसका आंसर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आप यहीं पे वीडियो पॉज करिए और आप स्वयं पता लगाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि p ब्लॉक का है अथवा नहीं है। उसके बाद ही अपने आंसर मिलाइए। देखिए कैसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 1s2 2s2 2p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? p ब्लॉक में। तो ये तो p ब्लॉक है, p उप कक्षा में चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। आप देख रहे हैं ना, फिर से तो चला गया ना p में, तो ये भी p ब्लॉक हुआ। अच्छा अगला देखते हैं, नाइट्रोजन है 7, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। अरे यार, ये भी चला गया p में, ये भी p ब्लॉक। तो ये देखिए, तो mg के बारे में ट्राई कर लें। ऐसा तो नहीं ना कि इसमें कोई भी p ब्लॉक का तत्व ही नहीं है। मैग्नीशियम 12 लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2। हो गया ना 12। देखिए 2 2 4 हो गया, 4 6 10 2 12। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया दोस्त? आंखें सब सही सलामत है ना, एस में। देयरफॉर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया। तो हमारे लिए चॉइस mg हुआ। अगर मान लीजिए कि डी में चला जाता तो डी ब्लॉक का तत्व होता। सिंपल, इसमें कोई भी माथापेची नहीं है। अब आइए, p ब्लॉक में एक एक करके सबको पढ़ना है। बिल्कुल वही ना होता, फिल्मों में डायलॉग देते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, एक एक करके सबको खत्म करेंगे 15 से लेके 18 तक। तो 15 क्यों? सवाल तो खड़ा हो गया, क्योंकि 11 क्लास में वर्ग 13 14 आपने पढ़ा हुआ है। किसी वजह से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना इससे सर यहाँ पर, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 11 क्लास वाला जो वीडियो डालूंगा उसमें वर्ग 13 और वर्ग 14 रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा आप लोगों से कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, ये तभी जाके इनऑर्गेनिक समझना आसान होगा। अब आते हैं वर्ग संख्या, हम लोग को पढ़ना है कौन सा? तो 15। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि लोहा किस ब्लॉक का तत्व है, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हमने कि ये भी किस ब्लॉक का तत्व है, निकाल लेंगे आराम से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, निकल जाएगा। हम शुरू करते हैं यहाँ से, वर्ग 15 का तत्व, यही मेरा पहला टॉपिक होगा, वर्ग 15 के तत्व। तो सबसे पहले जानिए कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं स्टूडेंट्स। न पाश शब बी, इसको अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से याद रखते हैं स्टूडेंट्स। मैं याद रखता हूँ इस तरह से, न
पास, ध्यान दिए, न पास, सब बी, अथवा नाना पाटेकर, सॉरी ऐसे याद करिए, नेपाली, पाकिस्तानी, असामी, सब बिहारी, नेपाली, पाकिस्तानी, असामी, सब बिहारी, अथवा नाना, पापा, अम्मी, सब बीमार, नाना, नाना, पापा, अम्मी, सब बीमार। ये हो गया वर्ग 15 के तत्व। आपको जानना होगा इसमें कुछ बात। ये दोनों जो तत्व हैं, पहले ये जानिए कि चूंकि इस घर का सबसे मेन जो सदस्य है वो नाइट्रोजन है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, स्टूडेंट्स इनको एक और भी नाम से जानते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे निकोजेन, ध्यान दीजिएगा, PNI, निकोजेंस भी कहा जाता है। मतलब कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड निकोजेंस। इन सब को निकोजेन के नाम से जाना जाता है, निकोजेन। एंड इसके जो यौगिक होते हैं निकोनाइट्स कहलाते हैं, तथा इनके यौगिकों को क्या कहते हैं आप? निकोनाइट्स, निकोनाइट्स कहा जाता है। एक बात आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये जो निकोजेंस या निकोनाइट्स जो शब्द है ना, ये निकोमाइड शब्द से बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका भी मतलब वही होता है। ये बना है निकोमाइड से, निकोमाइड से। और निकोजेन या निकोजेन का मतलब होता है दम घोटू गैस उत्पन्न करने वाला। देखिए यहां से एक बार लिख देते हैं, निकोजेंस का अर्थ दम घोटू, दम घोटू गैस उत्पन्न करने वाला। यही होता है। आप याद रखिएगा कि ये निकोजेंस या ये किससे बने हैं? ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक वर्ड निकोमाइड है से बना है। निकोजेन जो शब्द है निकोमाइड से, जिसका अर्थ क्या होता है? सपोकेशन। इसका मतलब होता है सपोकेशन, दम घोटू। सपोकेशन का मतलब हो गया दम घोटू। तो स्टूडेंट्स जो वर्ग 15 के तत्व हैं ये यही हैं वर्ग 15 के तत्व। 5 तत्व हैं, इन्हें नाइट्रोजन फैमिली कह लीजिए, इनको निकोजेन कहिए, इनके यौगिकों को निकोनाइट्स कहते हैं। जो निकोजेन है इसका मतलब होता है दम घोटू। निकोजेन शब्द निकोमाइड शब्द ग्रीक भाषा के निकोमाइड से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सपोकेशन, माने दम घोट देने वाला। यही मतलब है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक दो छोटा छोटा बात कर लें हम लोग। देखिए जो नाइट्रोजन है ना, N2 गैस वायुमंडल में कितने हैं? तो 78% आयतन की दृष्टि से बाई वॉल्यूम। अगर अर्थ क्रस्ट में कहें पृथ्वी में, तो पृथ्वी में बहुत कम है। इसका 33वां जो है ना स्थान है, 33वां स्थान, प्रथम 33वां स्थान जब जाइएगा तो नाइट्रोजन गैस है। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो है नाइट्रोजन,
अयस्कों में भी पाया जाता है। जैसे देखिए NaNO3 नाइट्रोजन है ना, इसको कहते हैं चिली साल्ट पीटर, CHILI चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं इसको। सोडियम नाइट्रेट हो गया, या अगर KNO3 लिख दें तो इसको बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर स्टूडेंट्स, इंडियन साल्ट पीटर यही है। उसी तरह से जो फास्फोरस होते हैं ना, ये फास्फोरस ये एपेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। जो फास्फोरस होते हैं एपेटाइट के रूप में अयस्क में पाया जाता है। हम लोग मेनली फोकस करेंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन पे, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ और बात करते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, न पास सब बी। आपको याद रखना होगा ये दोनों अधातु हैं, ये दोनों उपधातु हैं, और ये इकलौता क्या है तो धातु है इस वर्ग में। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या पा रहे हो, को ट्रेंड अधातु उपधातु धातु, मतलब कि धातु का गुण बढ़ता है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता है। अब आइए दूसरा जो होता है ना, इसमें परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे हम लोग। परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस एवं आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, दिमाग में रखिए और याद कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, भूलने जैसा कोई बात नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। न पास आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे किसी भी हालत में। यहाँ से देखिए ये हुआ वर्ग, ऐसे होता है ना वर्ग, ऊपर से नीचे की तरफ वर्ग आते हैं ना। परमाणु त्रिज्या स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसे बढ़ता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा है तो ये थोड़ा उससे और बड़ा हो गया, थोड़ा ये और हल्का सा बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ उसके तुलना में रेस्पेक्टिवली, और ये सबसे बड़ा हुआ। क्या मतलब निकाले कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या इनका बढ़ता है, और इसी क्रम में आयनिक त्रिज्या भी बढ़ता है। तो एक लाइन लिखना तो बनता है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या सेम में बढ़ेगा, एवं आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। आप सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्यों ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या के साथ साथ आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ता है। मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक दूसरी और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि x नाम का ये कोई तत्व है, ये x है, तो x से ये इस मान लीजिए कि इसका ये x प्लस हुआ, आयन के रूप में धनायन बनाया। चूंकि आयन की बात कर रहे हैं, धनायन ऋणायन की तो कर नहीं रहे, आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी, और ये जो है मान लीजिए परमाणु के रूप में रह गया, और ऋणायन भी तो बना सकता है। तो ये देखिए, ये धनायन हुआ, परमाणु हुआ, और ये इसमें सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है, तो आपको याद रखना होगा। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए कि आप अपने परिवार में आप हैं,
आपके दादाजी हैं और आपके पापा जी हैं, 3 लोग हैं। इस 3 लोगों में सबसे बड़े कौन हैं? ऑब्वियसली बिना किसी सोच संकोच के आपके दादाजी बड़े हैं। और दादाजी जो है ना, उम्र की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़े सठिया से गए हैं, तो वो नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं। ये आपके दादाजी हैं। कौन है आपके ये? दादाजी, दादी भी कह सकते हैं, दादाजी। और आप बिल्कुल यंग ब्लडेड, एकदम मज़े में हैं, आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, ये आप हैं। और पापा ने थोड़े से अब न्यूट्रल हो गए हैं, अब उनको ना उतनी बातें नहीं समझ में आती है, दुनियादारी। अब ये हैं आपके पापा। तो अब देखिए, तो यहाँ ये सोचना है कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी। तो दादाजी सबसे बड़े हुए ना, तो ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु से ज़्यादा होती है यहाँ तक। और लेकिन ये जो धनायन होती है वो परमाणु से छोटी होती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ चौक लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, अब कहते हैं इस तरह से कि जो परमाणु है उस अपने धनायन से क्या है, बड़ा होता है, लेकिन अपने ऋणायन से क्या होता है, छोटा होता है। तो परमाणु की त्रिज्या अपने धनायन, ये प्लस माने आप बेटा समझिए, बेटी, ये आप हैं, मान लीजिए कि ये बेटी है, बेटा बेटी छोड़ ही देते हैं तो आप में से कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे। धनायन माने आप हैं, आप बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं। तो धनायन, तो परमाणु की त्रिज्या अपने धनायन से बड़ी, लेकिन अपने ऋणायन से, ये है दादाजी, ऋणायन से छोटी होती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर रेडियस की बात करें तो आर एक्स माइनस सबसे बड़ा, उससे छोटा आर माने त्रिज्या, आर माने रेडियस, एक्स माइनस की, उसके बाद है एक्स, और उस सबसे छोटा आप हैं, घर के अपने प्यारे से दुलारे से बच्चे, ये आप हैं। क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, कहाँ लिखें यार, यही दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। जल्दी से नोट करिए, टाइम बहुत। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हमने, त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं निम्न को। ये है, निम्न लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 3 हैं, इसमें बढ़ते क्रम में छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, 3 को तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अब देखिए, इसमें सबसे छोटा सबसे बबुआ कौन है, सबसे बच्चा कौन है? तो ये आप हैं, ये दादाजी हैं, आपको पता है ना ये कौन है, आप हैं, ये दादाजी हैं आपके, दादाजी, और ये कौन है, पापा, ये पापा जी हुए। तो सबसे बड़े अब क्लियर हो गया ना, सबसे छोटे, सबसे प्यारे छोटे कौन हुए, तो H प्लस, उसके बाद पापा, सबसे बड़े सबसे मिठवा दादाजी। हो गया आंसर। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना एकदम कन्फर्म, कुछ नहीं इन सब चीज़ों में। बस जहाँ पर परेशानी लगे एक बार जरूर कमेंट करके बोलिए, हम हैं आपके साथ बिल्कुल हर कदम पर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें अब। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ क्यों बढ़ेगा। हर बार एक नया कक्षा आ जाता है, आप लिख के देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर बार एक नया कक्षा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, क्यों बढ़ता है, तो देखिए, तो नाइट्रोजन में अगर 2 8 सॉरी ये 7 इस तरह से लिखिए, अथवा इस तरह से लिखिए, सॉरी 7 तो होता है, 2 5 1s2 2s2 और 2p3। तो देखिए कौन कौन कक्षा है, 2 ही कक्षा है केवल, आपको पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा। लेकिन जब आप नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस में आइएगा तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, ये 6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3। देखिए 2 2 4 6 10 और 3 5 15 हो गया ना, तो 15 हो गया। तो अगर इसकी मैं कक्षा दिखाऊं आपको, तो देखिए एक कक्षा है यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो एक कक्षा बना, दूसरा कक्षा,
2 कक्षा बना, तीसरा कक्षा भी तो है। तो हर बार जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। आप चाहें तो लिख दीजिए, ये k है, l है, m है, यहाँ पर ये k है और l है, केवल 2 कक्षाएं। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं स्टूडेंट्स तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसके वजह से उनका आकार बड़ा होते जाता है। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है, कोई बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिएगा। जो वर्ग 15 के तत्व हैं ना, एक लाइन लिखेंगे, 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2NP3। एकदम नोट कर लीजिए, NS2NP3, कोई यहाँ से इधर उधर नहीं होने वाला। अब देखिए, जैसे एक नाइट्रोजन मैंने उधार लिया था, एक बार फिर से लिखना चाहेंगे, इसमें कुछ बात दिखाना है मुझे आपको। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 1 सात हो गया परमाणु संख्या, 1s2 2s2 2p3। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन भर गए और यह आधा भर गया। भर गया। और हुंड क्या कह गए? याद करो 11 क्लास, हुंड्स रूल। हुंड कहते हैं कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल या पूरा भरा ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। इसका मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो ज़्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं ना, वर्ग 14 के तत्वों में जब रेस्पेक्टिवली देखते हैं तो वो मोर स्टेबल होते हैं। और कारण है इनके आधा भरा हुआ होना। अंतिम का जो p ऑर्बिटल है आधा भरा, तो p ऑर्बिटल आधा भरा हुआ होने के कारण ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ तक कि नाइट्रोजन को तो लगभग अक्रिय गैस माना जाता है, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल क्या होता है? आधा भरा रहता है, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, के अनुसार नाइट्रोजन जो होगा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अनुसार p ऑर्बिटल आधा भरने के कारण नाइट्रोजन अधिक स्थायी होगा, अधिक स्टेबल होगा। याद रखिएगा, वर्ग 14 के तुलना में जब वर्ग 14 से जब तुलना करेंगे तो वर्ग 15 के तत्वों के अंतिम कक्षा जो होगा आधा भरा हुआ रहेगा, हाफ फिल्ड रहेगा, देयरफॉर मोर स्टेबल दैन जो आपका ग्रुप है 14 है। ग्रुप 14 के तुलना में वर्ग 15 के तत्व ज़्यादा स्थायी होंगे, क्योंकि उनका p ऑर्बिटल आधा भरा हुआ होता है। हुंड के नियम के हिसाब से आधा भर जाए या पूरा भर जाए तो ज़्यादा स्थायी होगा। नाइट्रोजन जो होते हैं ना, कमरे के ताप पर लगभग अक्रिय गैस होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी वजह से N2 गैस कमरे के ताप पर लगभग अक्रिय होता है। कारण यही है और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज इतनी ही। फिर हमारी और आपकी भेंट अगले वीडियो में होगी, बहुत जल्दी होगी। और कल रविवार है, कल तो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन सोमवार को फिर एक नए मतलब ठीक इसके आगे नए वीडियो में नए उत्साह, नए उमंग के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आप इस चैप्टर का मेरे साथ पूरा करते चलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।